कल्पना कीजिए एक क्लाइंट किसी लॉयर के चेम्बर में बहुत गुस्से में घुसता है। ना अक्सर ऐसा ही होता है प्रैक्टिस में। बिल्कुल। और उसका किसी के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है या शायद किसी बिजनेस पार्टनर ने उसकी पेमेंट रोक दी है। वो मेज पर मुक्का मारकर कहता है, मुझे आज ही उस आदमी के खिलाफ 420 और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवानी है, चलिए पुलिस स्टेशन। और कुछ समय पहले तक ना पुलिस स्टेशन में थोड़ा दबाव डालकर या ऊंची आवाज में बात करके ऐसी एफआईआर दर्ज करवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज अगर पुलिस उस क्लाइंट की बात सुनने के बाद सीधे एफआईआर लिखने से मना कर दे तो आम धारणा यही बनेगी कि शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा है या पुलिस बिक गई है। जबकि असलियत बिल्कुल इसके उलट है। पुलिस का वो इनकार, वो थोड़ा सा ठहराव इस बात का संकेत है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शायद पहली बार सही तरीके से काम कर रहा है। वो एक सिविल विवाद को क्रिमिनल रंग देने से रोक रहा है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का फोकस बिल्कुल यही बदलाव है। हमारे पास मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च और इनसाइट्स आए हैं। जी, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन बाजपेयी ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है। बिल्कुल। उन्होंने आपराधिक कानून और पुलिस की कार्यप्रणाली में आए एक बहुत बड़े मैं तो कहूँगी ऐतिहासिक शिफ्ट का विश्लेषण किया है। तो आज का हमारा मिशन है विशेष रूप से लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए इस पूरे डेवलपमेंट को डिकोड करना। सही कहा। हम ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीसीपी दिशा निर्देशों के तहत अब किन मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और इसका कानूनी प्रैक्टिस पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, किसी भी नए नियम के असली इम्पैक्ट को समझने के लिए ना हमें उस बुनियादी ढांचे को देखना होगा जो अब तक काम कर रहा था। पुरानी व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता था? क्रिमिनल प्रोसीजर में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस का काम सीधे एफआईआर रजिस्टर करना और इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है, बिना किसी देरी के। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार यूपी पुलिस की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 30 प्रकार के मामलों में अब ये डायरेक्ट एफआईआर वाला रास्ता बंद हो गया है। रुकिए, 30 प्रकार के मामले? ये तो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। एकदम सही। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। इन 30 कैटेगरीज में मुख्य रूप से वो मामले शामिल हैं जो मूल रूप से सिविल प्रकृति के होते हैं। अच्छा, जैसे किस तरह के मामले? जैसे प्रॉपर्टी के विवाद हो गए, पार्टनरशिप के झगड़े या जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसके अलावा वैवाहिक विवाद और मेडिकल नेग्लिजेंस भी इसी में आते हैं। ओहो, मतलब जहां अक्सर लोग बदला लेने के लिए एफआईआर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इन मामलों में अब प्रक्रिया ये होगी कि व्यक्ति सीधे एफआईआर की मांग नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करेगा? वो एक शिकायत या कंप्लेंट दर्ज कराएगा। फिर पुलिस उस कंप्लेंट के आधार पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी और जब पुलिस को इस इंक्वायरी में ये लगेगा कि प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया कोई अपराध बन रहा है, केवल तभी वो शिकायत एक औपचारिक एफआईआर में तब्दील होगी। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझें तो पुरानी एफआईआर प्रक्रिया एक ऐसे अस्पताल के इमरजेंसी रूम की तरह थी जहां हर कोई बस सीधा अंदर चला जाता है। हाँ, जहां कोई भी मरीज आए, चाहे उसे सच में हार्ट अटैक आया हो या सिर्फ गैस का दर्द हो, अस्पताल का स्टाफ बिना कोई चेकअप किए उसे सीधे आईसीयू में भर्ती कर लेता था। बहुत सटीक तुलना है ये, है ना? क्रिमिनल लॉ में एफआईआर दर्ज होना किसी को आईसीयू में डालने जैसा ही तो है, क्योंकि उसके बाद सीधे गिरफ्तारी और पुलिस एक्शन की तलवार लटक जाती है। और इसी एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये नई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की प्रक्रिया उस अस्पताल के ट्रायड सिस्टम की तरह है। ट्रायड, जहां मरीजों को छांटा जाता है। बिल्कुल। हाँ। ट्रायड में क्या होता है? मरीज के आते ही सबसे पहले एक शुरुआती स्क्रीनिंग होती है। ये तय किया जाता है कि असल बीमारी क्या है और इसकी गंभीरता कितनी है। लीगल टर्म्स में जब पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की उस पूरी भारी भरकम मशीनरी को तुरंत चालू नहीं करती। तो वो शिकायत का क्या करते हैं? वे मामले को सीधे एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करने के बजाय जनरल डायरी में एंट्री करते हैं। पुलिस ये देखती है कि क्या इस मामले में सच में किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या ये सिर्फ एक सिविल कोर्ट का मामला है जिसे जबरदस्ती क्रिमिनल केस का रूप दिया जा रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रायल्स या फिल्टर की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? लीगल प्रैक्टिस में ये एक बहुत ही आम रणनीति बन गई थी कि अगर किसी से पैसे निकलवाने हैं
तो सिविल रिकवरी सूट फाइल करने के बजाय सीधे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चीटिंग की एफआईआर दर्ज करवा दो। जी, जिसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सिविल कोर्ट में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही सामने वाले पर पुलिस का जो दबाव पड़ता है, उससे वो तुरंत सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाता है। और ये सिर्फ सेटलमेंट का दबाव नहीं है, ये किसी की स्वतंत्रता को बंधक बनाने जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी तो खड़ा होता है। क्या? जब हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का फिल्टर लगाते हैं तो हम पुलिस की कार्रवाई को धीमा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मैं इसी पॉइंट पर थोड़ा सा पुशबैक देना चाहती हूँ। जी बताइए। होने वाली कोई भी देरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए घातक हो सकती है ना? वो तो है, सबूत मिटाए जा सकते हैं। वही तो, सबूत नष्ट किए जा सकते हैं, गवाहों को डराया जा सकता है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर एक असली पीड़ित पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस कहती है कि हम पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, जिसमें हफ्ते लग सकते हैं, तो क्या हम उस पीड़ित के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मतलब एक फर्जी मामले को रोकने के चक्कर में क्या असली मामलों का नुकसान नहीं हो रहा? देखिए, ये द्वंद्व हर लीगल प्रोफेशनल के दिमाग में आता है। ये बहुत स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि टाइम तो बहुत क्रिटिकल है ना। बिल्कुल। लेकिन इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए ना, हमें कानूनी प्रक्रिया में जल्दबाजी और त्वरित न्याय के बीच का बहुत ही बारीक अंतर समझना होगा। जल्दबाजी और त्वरित न्याय। हाँ, जल्दबाजी का मतलब है सिर्फ शिकायतकर्ता के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे क्रिमिनल मशीनरी को मोबिलाइज कर देना, जो अक्सर गलतियों और ब्लैकमेलिंग की ओर ले जाता है। सही कह रहे हैं। जबकि त्वरित न्याय का मतलब है सही तथ्यों के आधार पर तेजी से काम करना। अमन वाजपेयी जी ने अपने विश्लेषण में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखा है कि ये नई गाइडलाइंस हवा में नहीं बनी है। तो इनका आधार क्या है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगातार आ रही सख्त आपत्तियों और डिसीजंस का सीधा नतीजा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जुडिशरी खुद पुलिस की इस इमरजेंसी रूम वाली अप्रोच से परेशान हो चुकी थी। परेशान कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। हाईकोर्ट ने अपने कई ऑब्जर्वेशंस में ये दर्ज किया है कि पुलिस बिना पर्याप्त जांच के बहुत ही रूटीन तरीके से कमर्शियल और फैमिली डिस्प्यूट्स में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और फिर इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा ये होता था कि मामलों को रद्द करवाने के लिए, यानी क्वैशिंग के लिए, सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिकाओं का अंबार लग गया। बाप रे, मतलब अदालतों का समय इन्हीं सब में जा रहा था। बिल्कुल। और अदालत को यह गहराई से महसूस हुआ कि एक झूठी एफआईआर किसी व्यक्ति की जिंदगी तबाह कर देती है। हाँ, उसका पासपोर्ट जब्त हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, समाज में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। तो जब हम एक पीड़ित के न्याय की बात करते हैं ना, तो हमें उस व्यक्ति के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को भी देखना होगा जिस पर झूठा आरोप लगाया गया है। मतलब ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि न्याय की एक पूर्व शर्त है। एकदम सही। अगर हम शुरुआत में ही ये तय नहीं करेंगे कि मामला क्रिमिनल है भी या नहीं, तो पूरी लीगल मशीनरी गलत दिशा में भागने लगेगी। और यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। कैसे? अगर हम इस पूरे बदलाव को सिस्टम के वर्कलोड के नजरिए से देखें, तो तस्वीर और भी साफ होती है। सोचिए, एक पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या आईओ के पास पहले से ही दर्जनों मर्डर, रेप या डकैती जैसे जघन्य अपराधों की फाइलें होती हैं, जो कि असली क्रिमिनल केसेस हैं। बिल्कुल। अब अगर वो अपना आधा समय 2 पड़ोसियों के बीच नाली के विवाद या 2 बिजनेसमैन के बीच पेमेंट के झगड़े को सुलझाने में लगा देगा, तो असली क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कब करेगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये पुलिस के रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मनीष शुक्ला जी ने अपने एनालिसिस में यही रेखांकित किया है कि जब पुलिस और अदालतों पर से इन सिविल प्रकृति के मुकदमों का अनावश्यक बोझ कम होगा, तो सिस्टम को सांस लेने की जगह मिलेगी। और उस सांस लेने की जगह का सीधा फायदा उन वास्तविक पीड़ितों को मिलेगा जिनके मामले सच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। सही कहा। जब जांच अधिकारियों के पास फर्जी मुकदमों का अंबार नहीं होगा, तो वे सीरियस क्राइम्स में टाइम पे चार्जशीट फाइल कर पाएंगे। और अदालतों का क्या? अदालतों का समय इन फालतू की बेल एप्लीकेशंस और क्वैशिंग पिटिशंस पर बर्बाद नहीं होगा, बल्कि वे असली ट्रायल्स पर फोकस कर सकेंगी। तो मतलब ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्वांटिटी से हटाकर क्वालिटी की ओर ले जाने वाला कदम है। ये सुनिश्चित करता है कि एफआईआर का इस्तेमाल किसी को डराने धमकाने के हथियार के रूप में न किया जा सके। बिल्कुल, इसे हथियार नहीं बनने देना है। लेकिन देखिए, लीगल थ्योरी और पुलिस स्टेशन की जमीनी हकीकत में अक्सर बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ, ये तो है। कागजों पर नियम कुछ होते हैं, असलियत कुछ और। वही तो। हमारे सिस्टम में ऊपर से सर्कुलर तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर थानेदार उन्हें कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये एक अलग ही कहानी है। भले।
क्या ये गाइडलाइंस सिर्फ एक एडवाइजरी हैं जिन्हें पुलिस अपनी सुविधा के अनुसार इग्नोर कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये नया सिस्टम बहुत ही सख्त रुख अपनाता है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी पुलिस स्टेशन में इन नियमों का उल्लंघन करके गलत तरीके से या बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के एफआईआर दर्ज की जाती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही यानी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। ओ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एक्शन का मतलब सिर्फ एक वार्निंग लेटर थमाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये हो सकती है, उसका प्रमोशन रुक सकता है या उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। जी हाँ, और इससे तो पुलिस महकमे के अंदर का पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। कैसे? देखिए, पहले आईओ पर एफआईआर न लिखने के लिए इनएक्शन का आरोप लगने का डर रहता था। हाँ, कि पुलिस काम नहीं कर रही है। सही कहा। इसलिए वो सेफ खेलते हुए हर शिकायत को एफआईआर में बदल देता था। लेकिन अब उस पर गलत एफआईआर लिखने का जोखिम ज्यादा है। मतलब पासा पलट गया है। बिल्कुल। ये प्रावधान ग्राउंड लेवल पर एक बहुत ही मजबूत अकाउंटेबिलिटी तय करता है। अब कोई भी जांच अधिकारी आंख मूंदकर मामला दर्ज करने से पहले 2 बार सोचेगा। उसे पता है कि अगर उसने एक नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को चीटिंग का केस बनाकर एफआईआर रजिस्टर की, तो उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स और अल्टीमेटली अदालतों को जवाब देना होगा। और उसका खुद का करियर दांव पर होगा। ये पुलिस रिफॉर्म्स के नजरिए से एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। लेकिन चलिए इस पूरी थियरी को अब कोर्टरूम और लॉयर्स की चेम्बर में लेकर चलते हैं। जी, चलते हैं। जो लॉ स्टूडेंट्स आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, कल जब वे अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो इस बदलाव का उनके रोजमर्रा के काम पर क्या व्यावहारिक प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि क्लाइंट की मानसिकता तो आज भी वही है ना कि वकील के पास जाओ और सामने वाले को तुरंत जेल भिजवाओ। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि लीगल प्रोफेशनल्स को अब खुद को कैसे अडॉप्ट करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती कोर्ट के अंदर नहीं होगी, बल्कि कोर्ट के बाहर होगी। मतलब क्लाइंट्स के साथ? जी, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में। एक वकील को अब अपने क्लाइंट्स का एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना होगा। वो कैसे? उन्हें यह समझाना होगा कि अब किसी भी शिकायत का रातों रात एफआईआर में बदलना गारंटीड नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक लीगल स्टेप है जिसमें कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। और अगर क्लाइंट को ये प्रोसेस पहले से नहीं समझाया गया तो वो सोचेगा कि उसका वकील कमजोर है या पुलिस बिक गई है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। मतलब एक लॉयर का काम अब सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट देना नहीं है, बल्कि सिस्टम की इस नई पेसिंग, इस नई रफ्तार के साथ अपने क्लाइंट को अलाइन करना भी है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ समझाने से काम तो नहीं चलेगा ना। जब ये पता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले उस शिकायत की स्क्रीनिंग करेगी, तो इसका सीधा असर एक वकील की ड्राफ्टिंग स्किल्स पर भी पड़ेगा, है ना? 100%। यहीं पर एक साधारण वकील और एक बेहतरीन वकील के बीच का फर्क नजर आएगा। कैसे? पुरानी व्यवस्था में अगर शिकायत में कुछ तथ्य छूट भी जाते थे, तो वकील सोचते थे कि चलो कोई नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ से कवर कर लेगा। हाँ, बाद में सप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी शुरुआती शिकायत यानी कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के फिल्टर को पहली बार में ही पार कर सके। तो एक स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग में मतलब किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कंप्लेंट ड्राफ्ट करते समय हर तथ्य, हर सबूत और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का आधार एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। विशेष रूप से मेंसरिया यानी आपराधिक नियत। जी, आपराधिक नियत को शुरुआत से ही एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। जब पुलिस अधिकारी वो शिकायत पढ़े ना, तो उसे ये बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए कि ये सिर्फ एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या पैसों के लेन देन में देरी का मामला नहीं है, बल्कि इसमें शुरुआत से ही धोखाधड़ी करने का इरादा था। बिल्कुल। अगर ड्राफ्टिंग कमजोर हुई या उसमें सिविल डिस्प्यूट की महक भी आ गई, तो मामला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लेवल पर ही क्लोज हो जाएगा। बाप रे, मतलब चांस ही खत्म। हाँ, इसलिए लीगल प्रोफेशनल्स को अपनी ड्राफ्टिंग में इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि वे फैक्ट्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अब आपको अपनी कहानी और सबूतों का पूरा पैकेज पुलिस स्टेशन की टेबल पर डे 1 पर ही रखना होगा। एकदम सही। आप पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते कि वो आपके लिए केस बिल्ड करेंगे। आपको उन्हें वो प्राइमा फेसी बेसिस खुद तैयार करके देना होगा। देखा जाए तो ये एक तरह से लीगल प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड को भी ऊपर उठा रहा है। और जो लीगल प्रोफेशनल्स इस बदलाव को जितनी जल्दी समझेंगे और अपनी प्रैक्टिस में उतारेंगे, वे अपने क्लाइंट्स को उतनी ही बेहतर सर्विस दे पाएंगे। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो INS मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स द्वारा एनालाइज किए गए इस बदलाव के कई महत्वपूर्ण लेयर्स हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि यूपी पुलिस के नए दिशा निर्देशों के तहत 30 विशेष श्रेणियों के मामलों में सीधे FIR दर्ज करने की प्रथा खत्म कर दी गई है।
अब रास्ता शिकायत से शुरू होकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से होते हुए ही एफआईआर तक पहुंचेगा। और हमने इस बात पर भी गौर किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने इस बदलाव में एक कैटलिस्ट का काम किया है। उद्देश्य बहुत साफ है, निर्दोष नागरिकों को झूठे मुकदमों और पुलिस हैरेसमेंट से बचाना और सिविल विवादों के क्रिमिनलाइजेशन को रोकना। और इसका सबसे बड़ा सिस्टमिक इम्पैक्ट ये है कि पुलिस और अदालतों का कीमती समय और संसाधन अब फर्जी मामलों में बर्बाद नहीं होंगे। वे उन वास्तविक पीड़ितों के लिए उपलब्ध होंगे जिन्हें वास्तव में न्याय की जरूरत है। सही कहा। साथ ही गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर जो डिपार्टमेंटल एक्शन का प्रोविजन है, वो इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही जरूरी अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है। और सबसे अंत में हमने लीगल प्रैक्टिस पर इसके असर को भी समझा। क्लाइंट्स के साथ बेहतर कम्युनिकेशन और मजबूत ड्राफ्टिंग स्किल्स अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। बिल्कुल, ये बदलाव मांग करता है कि कानूनी पेशेवर अपनी अप्रोच को और अधिक प्रोएक्टिव और एनालिटिकल बनाएं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करने के बजाय एक सोची समझी प्रक्रिया बन रहा है। वो भावनाओं या किसी के दबाव में तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि तथ्यों की शुरुआती जांच परख रहा है। ये एक ऐसे सिस्टम की ओर कदम है जो अधिक मैच्योर है। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार भी उभर कर आता है, जिस पर हर लॉ स्टूडेंट और लीगल प्रोफेशनल को सोचना चाहिए। वो क्या विचार है? हमने बात की कि कैसे ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिस्टम को फिल्टर करती है, लेकिन जरा सोचिए, हमारे लीगल स्ट्रक्चर में ये तय करना कि कोई अपराध हुआ है या नहीं मूल रूप से जजेस का यानी जुडिशरी का काम है ना? बिल्कुल, ये जुडिशरी का डोमेन है। लेकिन अब जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही अपने लेवल पे ये तय कर रही है कि मामला प्राइमा फेसी बनता है या नहीं, तो क्या इससे पुलिस एक अर्ध न्यायिक या क्वासी जुडिशियल भूमिका में नहीं आ रही है? ये एक बहुत ही खतरनाक और वैलिड डायलेमा है। जब हम पुलिस को ये तय करने की शक्ति देते हैं कि कौन सा मामला इन्वेस्टिगेशन के लायक है और कौन सा नहीं, तो हम अनजाने में ही सही इन्वेस्टिगेटर को जज बना रहे हैं। बिल्कुल। और भविष्य के वकीलों के रूप में सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पुलिस को बहुत अधिक डिस्क्रेशनरी पावर देना है? जब पुलिस स्टेशन के स्तर पे ही ये तय होने लगेगा कि मामला आगे बढ़ेगा या नहीं, तो क्या इससे भ्रष्टाचार के नए रास्ते नहीं खुल सकते? क्या कोई भ्रष्ट अधिकारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर असली मामलों को दबा नहीं सकता? ये जोखिम तो हमेशा रहेगा। या फिर क्या हमारे मुकदमों के बोझ तले दबे हुए सिस्टम को पूरी तरह से कोलैप्स होने से बचाने का यही एकमात्र व्यावहारिक तरीका है? क्या ये एक ऐसा समझौता है जो हमने सिस्टम को जिंदा रखने के लिए किया है? खैर, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करने वाले हर व्यक्ति को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इसी थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत से जुड़े इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स का बहुत बहुत आभार। इस नए लीगल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करते रहिए।